हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आरपीएससी व्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी जो क्लास है, कल हमने जो दो क्लास पीछे दो क्लास कर ली है इकोनॉमिक्स एमसीक्यू की, और आज ये हमारी थर्ड क्लास है। तो सभी बच्चे इस क्लास को, जो भी बच्चा देख रहा है वो वही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी लगे तो। और प्रीवियस जो क्लास है उनको भी देखिएगा। तो आज हम इसमें करने वाले हैं पूरे 20 क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपके लिए धीरे धीरे इन क्वेश्चनों की जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, किसमें, निम्नलिखित में से, एक मिनट, अब मैं आपको पेन थोड़ा सा, अच्छा जी हो गया, चलो देखो अब, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रति व्यक्ति आय, किसमें, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो पहले जो है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है भाई, है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखा करो, है ना, किसको, क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए देखो ये क्या कह रहा है कि जो प्रति व्यक्ति जो आय है आपकी, क्या है, प्रति व्यक्ति आय है ना, आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा उदाहरण, यानी कि जो प्रति व्यक्ति जो आय जो होती है ना वो नीचे गिरती है ना। तो उसमें पहला कारण क्या है, किसके कारण हम सबसे पहले कारण मानते हैं उसको, ताकि जिसकी वजह से जनसंख्या की जो सॉरी जो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो नीचे आती है, उसका कारण क्या है। अगर हम कारण देखेंगे तो वो क्या है आपका, जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी, यानी कि तो जो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या होगी, नीचे आएगी। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो जनसंख्या वृद्धि दर अगर बढ़ेगी, है ना, तो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, वो नीचे जाएगी। अगर जनसंख्या वृद्धि दर नीचे जाएगी, है ना, तो आपकी ध्यान रखना प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब जो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय क्या है वो देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या की जो है ना राष्ट्रीय आय जो होती है ना, नेशनल जो इनकम जो होती है, क्या होती है, नेशनल जो इनकम है ना, नेशनल इनकम जो है उसको हम क्या कर देते हैं भाई, जनसंख्या से, यानी कि टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो वो आपकी क्या निकल के आएगी भाई, ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम, क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखना है इसमें। तो किसी व्यक्ति आय को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर इसकी मैं जनसंख्या बढ़ाऊंगा तो हम, ये हमारी जो इनकम है ये क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण दीजिएगा, अगर मैं 3 को 2 से भाग दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1.5 आएगा। अगर मैं इसी जन संख्या नीचे की जो है इसको 3 कर दूंगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 0.75 निकल के आएगा, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को, जैसे जैसे नीचे वाली जो जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे 1.5 हुआ, है ना, 1.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0.75 हुआ, ऐसे ही इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है, जनसंख्या बढ़ेगी तो, ठीक है। तो यानी कि इसका पहला सबसे प्राथमिक कारण माना जाए, प्राइमरी रीजन है जो है जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ये भी दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में अगर गिरावट आ जाए तो भी प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा है, प्राथमिक कारण, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा,
देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आय के सक्रिय प्रवाह में, किसमें, आय के सक्रिय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं का पूछा गया है। आय के सक्रिय प्रवाह का मतलब यानी कि जो है प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन इनकम आई है ना, और इनकम से दोबारा से फिर क्या हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर दोबारा से प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगी, ठीक है, ये क्या बन जाता है, चक्कर बन जाता है, साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखो पहला ऑप्शन क्या है आपका, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह विपरीत दिशा में चक्रीय गति करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपकी जो है बिल्कुल सही है भाई। जो आपका जो रियल जो प्रवाह होता है ना, यानी कि फ्लो जो होता है, रियल फुल फ्लो होता है वो, और जो मॉनेटरी जो फ्लो जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में चक्रीय होते हैं, ठीक है ना। यानी कि वास्तविक प्रवाह हो इधर होगा तो मौद्रिक प्रवाह इधर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में आंतक क्षेपण है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बचत के साथ साथ सरकारी जो व्यय है, सरकारी जो खर्चा है वो चक्रीय प्रवाह में क्या होता है, आंतक क्षेपण होता है, यानी कि उसके अंतर शामिल होता है। ये एक क्षेत्र की आय दूसरे आय की व्यय बन जाती है, ठीक है ना। ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ये भी ये वैसे तो ऑप्शन सही है कि भाई एक क्षेत्र की आय जो होती है दूसरे की व्यय बन जाती है, बिल्कुल सही है ये। एक चक्रीय प्रवाह में करण अंतर क्षेपण के बराबर होते हैं, ये भी सही है, पर लेकिन हमें क्या पूछा, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। नहीं में ये क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा नीति। क्या है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को एक वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि भारत में जो युवा जो है ना, यंग यंग जनरेशन है ना, वो हम किसको मानेंगे, कितनी उम्र से कितनी उम्र के बीच के व्यक्ति को मानेंगे हम। वो जो आपका जो है ध्यान रखना, वो 15 से 29 साल का, कितना, 15 से 29 साल के बीच का जो 15 साल और 29 साल के बीच के जो भी युवा व्यक्ति हैं, बच्चा है, चाइल्ड है, वो यंग जनरेशन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, यंग जनरेशन के अंतर्गत आएगा। और जिस देश की जनसंख्या परसेंट में ये ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगी तो ध्यान रखना वहां उसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, बढ़ती हुई, यानी कि बढ़ती हुई शक्ति बोला जाता है। यानी कि पावरफुल बनने के, उस देश को पावरफुल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो जनरेशन है इनकी क्षमता क्या है, प्रोडक्शन करने की क्षमता क्या होती है उस देश की, ज्यादा होती है अगर ये जनसंख्या होती है तो। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 29 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्रता के समय, क्या है, स्वतंत्रता के समय, ठीक है ना, भारत में किस, भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था, यानी कि 1947 के समय, यानी कि आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था। तो बताओ इसमें से कौन सा किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें भारत में अगर हम देखें तो सुप्रबंधित यानी कि व्यवस्थित तरीके से कौन सा किया गया था, इस्पात और सूती वस्त्र उद्योगों को क्या किया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था स्वतंत्रता के समय। ये देखो स्वतंत्रता के समय का मतलब है कि 1947 नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या कह रहा है कि 1939 के से लेकर, तो ये आपका जो है ना शुरुआत का जो संक्रमणकालीन जो दौर था, ठीक है ना,
उस समय यानी कि देश के अंदर कुछ भी नहीं था, तो देश को गतिशीलता देने के लिए, देश को गतिशील बनाने के लिए सबसे पहले यही उद्योगों को, इन्हीं उद्योगों को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमने देखा शुरुआत में जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान लाए गए थे, है ना? तो उनमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे दुर्गापुर वाला है, दुर्गापुर है, भिलाई है ना, राउरकेला है, बोकारो है। तो ये सारी जो आपके उद्योग स्थापित किए गए थे, ये सारे किससे रिलेटेड थे? आपने देखे होंगे इस्पात से। ठीक है ना? स्टील से रिलेटेड थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट बजट चलाती है ना? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब सरकार जो घाटे का बजट चलाती है, यानी कि वो घाटे में चलती है, तो वो आपका कौन सा होता है? तो ध्यान रखना। देखो, जब सरकारी व्यय क्या हो, सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उस समय ध्यान रखना घाटे का बजट होता है। यानी कि देखो, सरकार के पास आ रहा है 80 पैसे। कितने पैसे आ रहे हैं? 80 पैसे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है ना, खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है उसके पास? मान लीजिए 100 पैसे। तो यानी कि आप इनकम तो है, क्या है, इनकम इनकम कम है, जबकि एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, सरकार का वह क्या होता है, ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होता है, और राशन प्राप्तियां जो है वो क्या होती है, कम होती हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में सरकार घाटे का बजट में चलती है, ध्यान रखना। तो आपने देखा होगा ना कई बार कि जो आपका जो बजट पेश किया किया जाता है ना, क्या बजट पेश किया जाता है, तो कई बार सरकार जो हमेशा ध्यान रखना घाटे का बजट ही पेश करती है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से, है ना, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ है ना? सबसे अधिक किस राज्य का रूपांतरण हुआ है? हरित क्रांति जब लाई गई थी भारत के अंदर 1966 से 67 के दौरान, तो सबसे ज्यादा मतलब कि प्रॉफिट किसको हुआ है ना? प्रॉफिट किसको हुआ है? तो ध्यान रखना, वो कौन सा आपका? पंजाब। तो दो स्टेट थे जिनको जब सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो कौन कौन से थे? हरियाणा और पंजाब। ठीक है, और जबकि ये जो हरित क्रांति ये लागू कहाँ पे की गई थी? हरियाणा पंजाब में। ठीक है ना? दिल्ली के कुछ क्षेत्र जो हैं उसमें, और वेस्टर्न यूपी में। कौन से में? वेस्टर्न यूपी में। और राजस्थान के केवल 2 जिले, कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, इनमें ही ये हरित क्रांति लागू की गई थी, और इन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ऑप्शन में कौन सा है? पंजाब है। तो हम कौन सा आंसर करेंगे? पंजाब को करेंगे। किसको करेंगे हम? पंजाब को करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे, है ना? जब जो हरित क्रांति लागू की गई थी और वो सफल भी रही थी, तो उस समय सरकार ने कौन से कदम उठाए थे? ठीक है ना? तो उसमें उन्होंने कौन से कदम उठाए थे? एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया था उस समय उपलक्ष्य में। जब ये हमारी क्रांति सफल रही, सक्सेस रही, है ना, सक्सेस रही, तो उन्होंने क्या किया? डाक टिकट जारी किया। ठीक है, टिकट जारी किया, और टिकट पे क्या था? गेहूं क्रांति लिखा हुआ था, और उसके ऊपर गेहूं की जो बाली है ना, उसके क्या बने हुए थे? चित्र बने हुए थे। तो गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी की गई थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो गया। तो ये तो अगर किसी बच्चे को अगर इसमें समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए
भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई है ना। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कौन 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 से बीज लिए गए थे, यानी कि है ना सीड्स कौन से यूज किए गए थे। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन से किए गए थे। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, उच्च क्वालिटी के जो गेहूं बीज होंगे वही होंगे जो ज्यादा उपज देते होंगे, है ना। तो निम्न पोषण वाले तो हो ही नहीं सकते हैं, ये दो ऑप्शन तो आपके हो गए। उच्च पोषण अलग चीज होता है और उपज अलग चीज होता है। हमें तो क्रांति के दौरान ध्यान रखना, उत्पादन करना था। क्या करना था, उत्पादन को बढ़ाना था। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाना था, है ना। तो इससे रिलेटेड शब्द कौन सा है, उपज। ठीक है ना, उपज, सॉरी। तो वो कौन सा है, ए है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है ना। भारत में कौन कितने प्रकार की फसल होती है, तीन प्रकार की, है ना। तीन प्रकार की फसल होती है, कौन सी आपकी, एक जायद, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, खरीफ, 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 तीसरी कौन सी होती है, रबी। ये तीन प्रकार की होती है ना। तो ध्यान रखना, ये होती है सर्दियों की। ठीक है, ये कौन सी होती है, सर्दियों की। ये कौन सी होती है, गर्मियों की। और ये वाली जो होती है ये कौन सी होती है, इन दोनों के बीच की, है ना, दोनों के बीच की। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि आपके जो मई से लेकर, मई और जून के महीने में बोई जाती है। ठीक है, जिसमें ज्यादातर जो है वेजिटेबल्स आ जाती है। ठीक है, या फिर सलाद, या जो आपके जैसे कि वाटरमेलन हो गया है। ठीक है, वाटरमेलन हो गया है। ठीक है, खरबूज हो गया है ना, खीरा हो गया है। ठीक है, ये चीजें बोई जाती हैं, ये दोनों के बीच की बोई जाती है, निशा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर निशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कथन को हमें देखना है ना, क्या करना है, कथन देखना है। और कथन को कैसा बताना है, सही वाले सेलेक्ट करने हैं हमें, गलत वाले सेलेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज को। देखो इसमें, प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, क्या ये बात सही है? सही है भाई, बिल्कुल। जो नेचुरल रूप से जो हमें रिसोर्सेज जो मिले थे, उनका हमने क्या किया है, अधिक से अधिक दोहन किया है। द्वितीय हरित क्रांति दक्षिणी भारत पर अधिक केंद्रित थी, क्या ये बात सही है? ये गलत है। ठीक है ना, ये क्या है, गलत है। क्यों, ये पूरे देखो, हरित क्रांति की अगर हम बात करें ना, हरित क्रांति की बात करें, तो सब असफल कैसे नहीं हो सकती है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं इसको असफल मानूंगा तो क्यों नहीं मानूंगा, उसका एक बड़ा रीजन है कि संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव देखने को हमें नहीं मिला, जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं मिला। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव नहीं था। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति ने सफाई आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। जो द्वितीय हरित क्रांति थी उसने सफाई आजीविका सुरक्षा को क्या किया, प्राप्त किया है। तो इसमें हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा कौन सा है, बी में ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो आपकी जो द्वितीय हरित क्रांति है ना, द्वितीय जो हरित क्रांति है, ये कब तक थी, ध्यान रखना, 1970 के मध्य से लेकर, यानी कि 1970 का जो दशक है ना, दशक, 1970 के दशक जो के मध्य से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक था ये, है ना।
तो ध्यान रखना है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हो कि जो 75-76 से स्टार्ट हुआ था ये, और 85-86 तक ये चली थी, ये 10 साल, लगभग 10 साल का इसका पीरियड था। तो ये ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में, है ना, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, क्या गलत देखना है। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं चावल उत्पादक क्षेत्र थे, क्या ये बात सही है? हैं? बिल्कुल सही है भाई। देखो हरित क्रांति में जो है ना, ध्यान रखना किन किन चीजों को मद्देनजर रखा गया था, कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया था। तो वीट और राइस को शामिल किया गया था, किसको? राइस को और पोटेटो को, है ना, पोटेटो को और मेज को, ठीक है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, ज्यादा प्रमुखता, प्रधानता किसको दी गई, प्रायोरिटी वीट और राइस को दी गई, क्योंकि ज्यादा खेती उत्पादन करने वाले किसान यही थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, बिल्कुल सही है भाई। ये सहयोग लिया गया था दूसरे देशों से, ठीक है ना, दूसरे देशों से क्या किया गया था, इसे इसमें सहयोग लिया गया था। यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, ये भी बिल्कुल सही। आधुनिकीकरण का मतलब है कि इसमें नए नए तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो रूप थे, है ना, टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ फ्लाइंग, है ना, ये भी क्या की गई थी, इसमें चेंज की गई थी, तो इसलिए हम इसको आधुनिकीकरण बोल सकते हैं, सही है। इसे वर्षापोषी क्षेत्रों में लागू किया था, नहीं, ठीक है ना, गलत है। ये उत्तर भारत में, आपने, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि देखो हरियाणा है, पंजाब है ना, का दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान के 2 जिले हैं, यहाँ पे कौन सा वर्षा होती है भाई ज्यादा? तो ज्यादा वर्षापोषी क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, नहीं भाई, ज्यादा वर्षा वाले नहीं है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि गलत पूछा गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? जो सेकंड जो रही है द्वितीय क्रांति, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, ये पूछा गया है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो पहली जो है ना, फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, कौन सी, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें किन को बढ़ावा दिया है, वीट को, राइस को, पोटेटो को, यानी कि और मेज को, ठीक है ना। ये कुछ तो हुई थी, मानो मुख्य रूप से आप देखो ही मानो गेहूं और चावल को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना संपूर्ण, संपूर्ण सभी, अगर मैं इसमें कहूँ कि सभी फसलों को शामिल किया गया है ना। तो इसमें समग्र विकास, कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पहला ही, ठीक है ना। समग्र का मतलब है सभी, सभी का समान रूप से, है ना, सभी का समान रूप से, ठीक है, समान रूप से हो जाएगा ये, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानता पैदा की है ना, क्षेत्रीय असमानता की है, यानी कि किसानों की बात हो रही है भाई, है ना, बड़े और छोटे की बात हो रही है, तो किस आंदोलन में? अब देखो, जो हरित जो क्रांति जो हुई है मेरे प्यारे बच्चों, हरित क्रांति जो हुई है ना, हरित क्रांति, हरित क्रांति में लाभ कौन से राज्यों ने पहुंचाया है या प्राप्त किया है? जो राज्य पहले से ही क्या, जो राज्य पहले से ही कृषि क्षेत्र में क्या थे भाई, कृषि क्षेत्र में उन्नत थे, है ना, उन्हीं को लाभ मिला है। तो वहां के किसान तो क्या हो गए, बड़े जो किसान थे वो तो क्या हो गए, ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करने लगे, और छोटे जो किसान थे उनको कम लाभ हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हरित क्रांति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाती है ना, उसका औचित्य क्या है, हाँ, उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो देखो उसमें क्या है,
यह उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन है। बिल्कुल सही बात है भाई, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। कृषि क्षेत्र में जब सब्सिडी दी जाती है तो ध्यान रखना क्या किया जाता है, उत्पादन की जो लागत है ना उसको कम करना होता है। यानी कि अगर हम बिजाई वगैरह बुआई वगैरह करें तो यानी कि तब तो हमें पैसा कम खर्च हो और उत्पादन हो जब जब प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है ना। तो ध्यान रखना उसमें फिर ये कैसे हो सकता है, तो उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को क्या लिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं, है ना। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक साल में कितनी फसलें उगाई जाती हैं। अब देखो जिन्होंने अगर कॉन्सेंट्रेट करके अगर जो पढ़ा होगा ये हरित क्रांति वगैरह ये फसलें जो है एग्रीकल्चर को, तो वो कर वही उसको क्या कर सकता है, राइट कर सकता है ना। राइट कर सकता है। अन्यथा देखो बाकी के दो करके आएंगे, दो मत कर देना भैया कि साल में एक बार अब नहीं है भाई, तीन फसलें ली जाती हैं वहां पे। कितनी, तीन फसलें ली जाती हैं साल के अंदर। ठीक है ना। तीन फसलें ली जाती हैं। और ध्यान रखना कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं चावल की, तीन। तो ध्यान रखना उसमें लिया जाता है एक ओस। ठीक है, ओस नाम का किस्म है। एक आमन है। ठीक है, और एक कौन सा है, बोरो। ठीक है। ये फसलें, तीन प्रकार की फसलें ली जाती हैं चावल की। ठीक है ना, एक वर्ष के अंदर। अब ये देख लो एक वर्ष के अंदर तीन फसलें लेता है वो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का एक भाग है ना। लक्ष्य यो कौन सी योजना है, लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का एक भाग है, ये आंसर पूछा गया है भाई। ठीक है ना। तो किसको किया गया है, तो ध्यान रखना सीमांत कृषक विकास एजेंसी जो है ना, वो ये भारत की सरकार की लक्ष्य समूह दृष्टि योजना का एक हिस्सा है ये। ठीक है ना। सीमांत कृषक विकास एजेंसी, यानी कि सीमांत का मतलब होता है जो आपके जो छोटे, ठीक है ना, छोटे जो किसान है, छोटे किसान है, उन किसानों को ध्यान रखना, उनका डेवलप करना। क्योंकि बड़े जो जमींदार हैं उनका तो विकास ज्यादा हुआ है हरित क्रांति के दौरान, बाकी बच गए छोटे किसान। तो इसलिए उन्होंने एक नया कार्यक्रम चलाया इसके तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, है ना। क्या, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बताओ भाई, उजाला उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये कब की गई थी, 2015 में। कब की गई थी, 2015 में। ठीक है ना। तो ये उजाला योजना है, यानी कि सभी घरों में क्या करना है, बिजली पहुंचाना है, सभी घरों में उजाला करना है, प्रकाश करना है। ठीक है। ठीक है। और उसके लिए क्या किए गए थे, एलईडी बल्ब भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, है ना। तो ये इसी योजना के तहत किए गए थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। आरोग्य, आरोग्य, आरोग्य का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, क्या है भाई, स्वास्थ्य से संबंधित। ट्यूशन में ही आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो योजना है ना भाई, ये योजना ये आप कर लेना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी स्वास्थ्य
योजना है ये, ठीक है, स्वास्थ्य योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है, इसे देश की बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में शुरू किया गया है। तो बताओ भाई, जो बिजली कंपनियां हैं वो जो डूब रही थी उनको बचाने के लिए ये किया गया था, तो कौन सी है ना, कौन सी योजना लाई गई है उनके लिए? तो उनके लिए लाई गई उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। कौन सी? उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक है, ये लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना तो वो कब की गई थी? 2020 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो ये योजना जो है ना, ये ध्यान रखना, श्रम मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? श्रम और और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, यानी कि सभी को रोजगार प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्लास है ये क्वेश्चन समाप्त। मिलते हैं नए के साथ और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।